ये जो महारैली है, ये महारैली आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम लेकर जाने वाले हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजनटी, एमबीसी, एसबीसी और माइनॉरिटी के लोग इस विशाल महारैली में आने वाले हैं। और इस विशाल महारैली में बामसेफ की जो ऑफिसट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा में जो शामिल हुए जो सभी सहयोगी संगठन है, इस संगठन के लोग इस महारैली में शिरकत करने वाले हैं। और ये महारैली 12 बिंदु को लेकर हम महारैली करने जा रहे हैं। वो 12 बिंदु आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इस संदर्भ में आज के पत्रकार परिषद में जो हमारे मान्यवर है, वो मान्यवर विस्तार पूर्वक ये बातें बताने वाले हैं। वो 12 बिंदु में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला नंबर का बिंदु है आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह। इस महारैली में इस विषय पर चर्चा होने वाली है, विस्तार पूर्वक उस महारैली में बातें बताने वाले हैं। दूसरा नंबर का बिंदु है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह किया जा रहा है। इस संदर्भ में भी इस रैली में चर्चा होने वाली है। उसके बाद तीसरा नंबर का बिंदु है ईवीएम का आरएसएस बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है। आज भारत में जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव ईवीएम में घोटाला कर किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में भी उस विशाल महारैली में चर्चा होने वाली है। उसके बाद चौथा नंबर का बिंदु है ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करने के विरोध में। भारत में जानवरों की गिनती हो रही है, हिजड़ों की गिनती हो रही है और जो भारत में जो 52% जो इस देश का जो राजा है ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, इसके विरोध में भी ये विशाल महारैली का नियोजन किया गया है। उसके अलावा संविधान बदलने की साजिश की जा रही है। इस संदर्भ में भी इस विशाल महारैली में चर्चा होने वाली है। उसके बाद आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है, इसके विरोध में भी ये विशाल महारैली होने जा रही है। उसके बाद आरएसएस भाजपा के द्वारा ओबीसी को जोर जबरदस्ती हिंदू बनाने का काम चल रहा है, इसके भी विरोध में ये विशाल महारैली का आयोजन और नियोजन किया गया है। उसके बाद आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, इसके विरोध में भी बड़े पैमाने पे रैली का आयोजन और नियोजन किया गया है। उसके बाद आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की जो हत्या राजस्थान में की गई है, इस संदर्भ में भी विशाल महारैली में चर्चा होने वाली है। उसके बाद आरएसएस का राष्ट्रवाद ए ब्राह्मणवाद आतंकवाद पर खड़ा है, इस संदर्भ में भी उस विशाल महारैली में चर्चा होने वाली है। उसके बाद बिल्किस बानो को न्याय कहां मिला, इस संदर्भ में भी इस विशाल महारैली में जो 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में जो विशाल महारैली होने वाली है, उस विशाल महारैली में ये 12 बिंदु पे विस्तार पूर्वक चर्चा होने वाली है। और रैली होने के बाद, रैली करने के बाद डायरेक्ट आरएसएस के हेडक्वार्टर पर धड़क मोर्चा हम लेकर जाने वाले हैं। मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि आपके जो लोकप्रिय जो अखबार है, पेपर्स है, उसमें आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मान्यवर जो अभी कुछ जानकारी देने वाले हैं इस रैली को लेकर, वो आपके अखबार में आप प्रसिद्धि दोगे, इतनी आशा और अपेक्षा आप सब लोगों से मैं रखता हूं। आप सभी लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद सर। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय राजू पिसे सर से विनती करता हूँ, वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी है, जिला संयोजक है, कि वह अपनी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखें। सर खरा साहेब, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषण के ये हो रहा है, यानी सभा जैसी हो गई। जो मेन है ना, इसी के मुद्दे को ब्रीफली बता रहे क्या नहीं शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में बता दिया। जो मेन है ना, जो आपका कोई आप है ना, आप बताइए ना, मैं बताऊंगा। यानी सिर्फ आप शुरुआत कीजिए, आपका रह जाएगा सर, तो ये हो जाएगा, सब बोल दीजिए, सब चले जाएंगे, आपका रह जाएगा, कोई मतलब नहीं।
3:30 बजे दूसरा प्रेस है वो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी हुई है। एक मिनट सभी पत्रकार बांधवों से विनती है कि आज की इस पत्रकार परिषद में माननीय हमारे भंते जी कुछ बात रखना चाहते हैं, तो भदंत हर्षकोजी महास्थवीर भंते जी, तो कृपया वह मार्गदर्शन करें। यहाँ से अभी आना जाना मत करो। आज के इस पत्रकार परिषद का जो आयोजन हुआ है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ब्रिटिश इंटरनेशनल नेटवर्क और अन्य संगठनों के माध्यम से आज पत्रकार परिषद है। सभी पत्रकार भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जिस 12 मुद्दे पर जो महारैली का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। विशेष रूप से आरएसएस के द्वारा बौद्धों की जो विरासत है, उन सभी पर कब्जा है। आज अक्टूबर माह में विजयादशमी आने वाली है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन पवित्र दीक्षा भूमि पर स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और अपने असंख्य लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। वो पवित्र दीक्षा भूमि सभी भारतीय के लिए आदरणीय है, वंदनीय है। विजयादशमी के दिन वहां पर लोग जाते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, उसकी ऊर्जा लेते हैं और दीक्षा लेकर, चाहे SC ST OBC जितने भी समाज के लोग हैं जो बुद्ध धर्म से शांति से जीवन जीना चाहते हैं, उसी दीक्षा भूमि पर RSS प्रसिद्ध BJP द्वारा आने वाले अक्टूबर का नियोजन हो रहा है। उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। जहां पर दीक्षा भूमि है वो बौद्धों की विरासत है और वहां पर बीजेपी द्वारा ये आयोजन करना ये कहाँ तक बात उचित है। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति है, उनके कुछ लोगों से भी मैंने सवाल किया कि सकाल वर्तमान पत्र में इनकी जाहिरात हुई है, प्रसिद्धि हुई है, तो मैंने बोला आप लोगों ने खंडन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, उनसे हमारा सवाल कोई जानकारी नहीं, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। जब मैंने सवाल किया कि अगर आपको लेन देन नहीं है तो आपने खंडन करना चाहिए पत्रकार परिषद लेकर। आज चाहे जन्मभूमि महू, बाबा साहब की महू, बौद्ध गया हो, चाहे कुशीरारा हो, सारनाथ हो, जितने भी बौद्ध विरासत है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। और मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण 12 मुद्दे पर 6 अक्टूबर 2022 को जो महारैली का आयोजन किया है और लाखों संख्या में वहां पर लोग आएंगे और RSS के हेडक्वार्टर पर ये मोर्चा जाएगा। हम भिक्खु संघ की तरफ से इस महारैली का समर्थन करते हैं और हम भी भारत के विभिन्न राज्य से ज्यादा करीबन 5,000 10,000 भिक्षुओं को हम लाकर खड़ा करेंगे, ताकि इस भारत देश में जो इंसान है, मनुष्य है, आज भयभीत है, इस सरकार से, RSS से भयभीत है। हत्या हो रही, राजस्थान में हत्या हो रही, पानी के लिए हत्या हो रही। अगर पानी खुला हो जाए तो हत्या होने का सवाल नहीं। हाँ, ये संकेत करता है, इसलिए भारत का इंसान सुरक्षित नहीं है। और मुझे लगता है माननीय वामन मेश्राम जी ने जो कदम उठाया है ये सराहनीय है। हम भिक्खु संघ उनके साथ में खड़े रहेंगे और इस 6 अक्टूबर की रैली में, नया रैली में हम शामिल रहेंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं आपके पत्रकार सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दीक्षा भूमि पर चल रहा है, फिलहाल एक बात बता रहा हूँ कि वहां पर एक रोक लगाई है कि अभी दीक्षा भूमि पर कोई धर्म दीक्षा नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वहां धर्मांतर किया, दीक्षा देने का कारण किया, तो तुम कौन होते रोकने वाले। तो मुझे लगता है ये सारा का सारा श्रेय RSS का ब्राह्मण जो सरकार है
आरएसएस वर्सेस बीजेपी की सरकार है, इसका पूरा प्लानिंग है। मैं उसका निषेध करता हूँ, खंडन करता हूँ। मेरा नाम मदन सरस्वती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट बोधगया। धन्यवाद भंते जी। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना सबको आश्चर्यजनक लगता है। उसकी एक वजह यह है कि 27 जून 2022 को हरियाणा के रोहतक जिले में भारत मुक्ति मोर्चा की स्टेट लेवल की डीएनए कॉन्फ्रेंस थी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा के बीजेपी के सांसद लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने एसपी और कलेक्टर को निवेदन दिया कि वामन मेश्राम को रोहतक में मत आने दो। तो उन्होंने हमें निवेदन नहीं दिया कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसके कारण रोक लगा रहे हो। मगर जहां बारिश के दिनों में हॉल में प्रोग्राम होता है तो हॉल वाले को धमकी दी गई और वो कार्यक्रम न हो इसीलिए वह मिलिट्री फोर्स लगा दी गई। और हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, तो हम टकराव न हो इसीलिए दिल्ली में हमने कार्यक्रम शिफ्ट किया और 27 तारीख को डीएनए कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करके ऐलान किया। ये भारत मुक्ति मोर्चा के ऊपर पाबंदी नहीं है, ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 जो भारतीय प्रजा को दिया गया है ये वो खतरे में। और ये आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। 21 तारीख को बामसेव, 21 अगस्त को बामसेव का 37वां राज्य अधिवेशन था। मॉर्निंग में खबर आई 144 धारा लगा दी गई है कानपुर में और बामसेव के कार्यक्रम में कोई लोग नहीं जाएंगे। तो जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने देखा कि ईडी के द्वारा किसी राज्य में सरकार पलट दी जा सकती है, तो कोई विरोधी दल नहीं है देश में। तो जो सामाजिक संगठन है बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा, तो उन लोगों पर बोलने के लिए पाबंदी लगा देने का आरएसएस बीजेपी की साजिश है। तो हमने 6 अक्टूबर को तारीख मुकर्रर कर लिया, तय कर लिया है और ऑल इंडिया से मिनिमम 5 लाख लोग तैयारी करके आरएसएस हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं। उसके 13 प्रमुख मुद्दे हैं और वो 13 प्रमुख मुद्दे का प्रेस नोट के साथ आपको विस्तारित हैंडबिल भी दिया गया, यानी जाने का ये बैकग्राउंड। दूसरा ये मुद्दा हो रहा है कि ईवीएम में घोटाला करके ही बीजेपी चुनाव जीत रही और ईवीएम घोटाला किया गया है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यानी ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पर्ची निकलने वाली मशीन वीवीपीएटी भी लगाओ। विदाउट वीवीपीएटी का कैसे चुनाव हो रहा है? तो ये भी एक एजेंडा हमारा है। ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे, स्वयं प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और कोर्ट में हलफनामा लिख के देते कि ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बदल दिया है। सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिया है, रेलवे बेच दिया, एयरलाइन बेच दिया, नाल्को, टाल्को, तेलको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी बातें हम अखबारों से ही वही तो स्रोत है हमारे लोकतंत्र में प्रजा को पहुंचने का। सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर भेज दिया है, तो ये संविधान बदल गया है। 12 अगस्त 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, जो लीडिंग मीडिया में अखबार है, उन्होंने लिखा है हिंदू राष्ट्र का नया संविधान का प्रारूप तैयार है और वर्ण व्यवस्था के आधारित ये नया संविधान चलेगा। ये अखबार मीडिया के जरिए से हमको जानकारी मिली, इसके लिए इसके विरोध में रहेगा। एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है। अब ये सुनकर हमें सरकार से, ये सुनकर हमें हमारी सरकार क्या कहेगी इसका डर नहीं है। संविधान में हमको एससी नाम मिला है, एसटी नाम मिला है, ओबीसी नाम मिला है, माइनॉरिटी नाम मिला है। 1873 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने हिंदू समाज के नाम से संगठन नहीं बनाया, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप हिंदू मत को, हिंदू का पर्शियन शब्द है, ये मुसलमान मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है। हिंदू मतलब छली, कपटी, गुलाम होता है। तो वो उस समय हिंदू का अर्थ बता रहे थे। आज वो हिंदू एक पहराव है, एक
मुखौटा है, SC ST OBC को गुमराह करके उनका समर्थन करके ब्राह्मण राष्ट्र को स्थापित करना। और यह एक एजेंडा है जो ज्यादा सनसनीखेज है कि RSS लोकतांत्रिक संगठन नहीं है, RSS का कोई ऑडिट नहीं है, RSS कोई पंजीकृत संस्था भी नहीं, RSS पंजीकृत संस्था नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं होता, और RSS आतंकवादी संगठन है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में RSS के प्रचारकों को आजीवन कारावास हुआ है, 3 लोगों को। और अभी हाल ही में शिंदे नामक एक मराठा जो RSS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने नांदेड़ कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि RSS हेडक्वार्टर में IB के लोग बम बनाने का और बम फोड़ने का ट्रेनिंग देते हैं। अभी नांदेड़ कोर्ट में उसने एफिडेविट दिया है। इसलिए RSS के ऊपर भी पाबंदी करनी चाहिए। RSS हेडक्वार्टर है, उधर जाने वाले ये उनका वो दिखाने के लिए ओरिजिनल उधर है महा हो। वेळ राहणार आहे सकाळी 11 ते 2 सभेची वेळ आहे बेजनबाग ग्राउंड, आणि 2 ते ऑनवर्ड पैदल लाखोच्या संख्येने तिथे अनुशासित तरीकेने लोकशाही मार्गाने पोलिसांनी त्या जर ठिकाणी जाणार. परवानगी दिली नाही किंवा पोलिसांनी जर अडवलं तर हा. काय? तर ह्या जे लोक संविधानच खतम करून चुकलेले आहे, पोलिसांनी अडवलं तर पोलिसांना आम्ही परवानगीसाठी दिलेलं आहे, त्यांचं उत्तर आलंय, अजून त्यांनी नाही देतो म्हणून म्हटलेलं नाही. तुमचा रूट कसा असणार आहे, तुमच्याकडे किती स्वयंसेवक असणार आहे, म्हणजे त्यांना त्यांच्या खुफिया एजन्सीला तिथंच माहिती आहे. त्यांच्या खुफिया एजन्सीचे लोक त्याच महिन्यात इन्क्वायरी करून गेले होते. आमच्या लोकांना फोन येत आहे, अरे कधी काढणार. त्यांनी परवानगी देव अथवा न देव, हा मोर्चा या देशाला वाचवण्यासाठी, हा मोर्चा या देशाच्या लोकांमध्ये जे भयाचं माहोल झालं. बिल्किस बानो महिला आहे, भारताची नागरिक आहे, रेपिंग करून रेप केला तिच्यावर, तर सोडून दिलं. काय सांगून सज्जन असतात ब्राह्मण, ज्यांना जेल झाली आहे ती सज्जन असतात, रेपिस्ट सज्जन असतात. भयंकर आहे या देशामध्ये. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद, बीजेपीची सत्ता आल्यानंतर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितला बाहेर दिले, जे की मिलिटरी इंटेलिजन्स ब्युरोने सांगितलंय मिलिटरी हथियार विकलेत त्यांनी त्याला आतंकवादी घोषित केलेलं आहे. तो बाहेर आहे. प्रज्ञा ठाकूरला MP बनवलेला आहे. किती म्हणजे देशामध्ये आतंकवादी आज देशभक्त झालेले आहेत. आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. त्यांनी विरोध जरी केला, आम्हाला परवानगी जरी नाकारली, हा मोर्चा निर्धारित वेळेला जाणार आहे. दृढ निश्चय आहे. बंतीजीने जो मुद्दा सांगितला की गंभीर आहे की दीक्षाभूमीवर 3 ब्राह्मणांचा कब्जा आहे, RSSशी संबंधित जुळलेल्या ब्राह्मणांचा. एकाचं नाव आहे निर्झर कुलकर्णी, दुसऱ्याचं नाव आहे आशिष द्विवेदी, आणि तिसऱ्याचं नाव आहे KP जोशी. आशिष द्विवेदी, निर्झर कुलकर्णी आणि AP जोशी, KP जोशी, हे 3 आहेत. यांना बॉडीवर नाही दाखवलंय. दीक्षाभूमी मॅनेजमेंट यांच्या हातामध्ये. तुमच्याच वर्तमानपत्रात मी एकदा वाचलं, मला फोन आला, म्हणजे मी कल सांगतो, पहाटे 6 वाजता. खरा साहेब, आपको पता है नागपुर में बम ब्लास्ट हुआ? मैंने कहा अरे अफवाह फैला सकते हैं, ऐसा नहीं है. अरे ये देखो हेडिंग है अखबार की, दीक्षाभूमि में बम ब्लास्ट, 11 लोग जगह पर मर गए, और 17 मिनट के बाद पुलिस आई और छोटे अक्षर में ब्रैकेट में लिखा, ये क्या है, मॉक ड्रिल है. पत्रकार ने लिखा मॉक ड्रिल है. अब मॉक ड्रिल कितने लोगों को समझ में आती है? मॉक ड्रिल का क्या मतलब है? ये नाटक है, दिखावा है भविष्य में सुरक्षा के लिए. और वो कौन कर रहे हैं? वो तीनों लोग कर रहे हैं. मॉक ड्रिल में सहयोग कौन कर रहे हैं? AP जोशी, द्विवेदी, कुलकर्णी, ये कर रहे हैं. ये सबूत है कि उनका नियंत्रण है. अगर उनको करना था मॉक ड्रिल तो RSS हेडक्वार्टर पर करते, क्योंकि भागवत को जब सरकार को धोखा होता तो बोलते आतंकवादी लोग हमला करने वाले, तो RSS हेडक्वार्टर पर करते.
आरएसएस का नियंत्रण। अभी सकाल की कल की खबर है, परसों की, कि बीजेपी का अनुसूचित जाति का सेल दीक्षा भूमि का नियोजन करेगा। क्या बीजेपी जब पैदा नहीं हुई तो तब दीक्षा भूमि नहीं चल रही थी? चल रही थी। वो जो दीक्षा भूमि धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन अपने अपने पार्टी लेवल पे जो काम करते हैं यहाँ वहाँ पे वो उनका प्रोग्राम होगा। यानी वो जो बंदे जी बोल रहे हैं ना, दीक्षा भूमि का नियोजन का नहीं है वो, सर, उनके पार्टी वाले हैं, उनकी जो पार्टी है, जो पार्टी जो काम करने वाली है, कोई जैसी आरएसएस हेडक्वार्टर पर सही हुआ है है। क्या है सर? हाँ वही बोल दीक्षा रहा हूँ। भूमी सोहळ्यासाठी भाजपची जबाबदारीची वाटप, हो तो भाजपची ते भाजपची जबाबदारी वाटप. जबाबदारीची वाटप, बरोबर आहे. त्या व्यक्तीचं नाव आहे, अनुसूचित जातीचा सेलचा जो अध्यक्ष आहे त्याचं नाव आहे धर्मपाल मेश्राम, बरोबर, ऍडव्होकेट आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 ला धर्मांतर केलं. त्या दिवशी त्यांनी श्याम हॉटेलमध्ये मीटिंग घेतली आपल्या कार्यकर्त्यांची, माहिती म्हणून सांगतो. धर्मपाल मेश्रामला तिथं जाण्याचा नैतिक अधिकार नाही. अनुसूचित जातीच्या नावाखाली मीटिंग घेऊन बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की आता ज्या 57च्या निवडणुका असतील त्यावेळेस मी रिझर्व्ह सीटवर उभा राहणार नाही, कारण आता मी बुद्ध धर्मीय झालेलो आहे आणि बुद्ध धर्मीय झालेल्या लोकांना हे रिझर्व्ह सीट लागू नाहीये. आता हा व्यक्ती कोण आहे? धर्मपाल मेश्राम हा अनुसूचित जातीचा सेलचा अध्यक्ष आहे. म्हणजे आश्चर्य वाटत आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य जातीला बुद्ध धर्मात आणलं आणि बीजेपीच्या लोकांनी बुद्ध धर्मीय झालेल्या माणसाला महार बनवलं. म्हणजे त्याला पुन्हा रिव्हर्स गिअरवर नेलेलं आहे. म्हणजे लाज वाटायला पाहिजे या लोकांना सुद्धा. आमचा विरोध या अर्थाने आहे. दुसरं, आरएसएस बीजेपीला आमचा विरोध काय आहे? आरएसएस बीजेपीने एससी एसटी ओबीसीला मूर्ख बनवलं. बौद्धांचं संघटन आरएसएसने बनवलं. हे प्रछन्न बौद्ध बनवते, जसे शंकराचार्य होते, हत्या केल्या. त्या संघटनेचं नाव आहे भारतीय बौद्ध संघ. शिखांचं बनवलं ईसाई राष्ट्रीय मंच, मुसलमानांचं बनवलं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शिखांचं पण बनवलं. आणि याचं हेड कोणाला बनवलं? ज्याने ऑल इंडियामध्ये 22 ठिकाणी बॉम्ब ब्लास्ट केले, इंद्रेश कुमार, याला ह्या मायनॉरिटीच्या वेगवेगळ्या विंगचा हेड बनवलं. जो आतंकवाद्यांच्या लिस्टमध्ये सामील आहे तो बौद्धांचा नेता कसा असेल? तो ख्रिश्चनांचा नेता कसा असेल? तो ईसाई लोकांचा नेता कसा असेल? आमचा विरोध काय आहे ब्राह्मणांना? बाबासाहेब आंबेडकरांचे 1954चं स्पीच आहे ब्रह्मदेश मध्ये. ते म्हणतात की इस्लाम पासून आता बौद्ध धर्माला धोका नाही. इस्लाम से बौद्ध धर्म को धोखा नहीं है, ब्राह्मण से है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था गैर बराबरी मांगता है, बुद्धिज्म समानता मांगता है. अगर ब्राह्मण को हम अंदर लेंगे बौद्ध धर्म के आंदोलन में तो उसकी दिशा बदल देगा. इसीलिए मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन में ब्राह्मण को प्रवेश पाबंदी लगाता हूं. हम सिद्धांत के आधार पर विरोध कर रहे, हम सिद्धांत के आधार पर. हम मेश्राम को कह रहे, धर्मपाल मेश्राम को, तो बौद्ध रहे भाई, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं. महार क्यों बनता है? महार मत बन, कलंक लग जाएगा. कल एक पत्रकार परिषद हुई प्रेस क्लब में. तृतीय अखिल भारतीय यानी ये है उनकी परिषद है 23, 24 और 25 को स्मृति मंदिर परिसर रेशीमबाग में. तो वहाँ पे एक अधिवक्ता थे, पत्रकारों ने उनको सवाल जवाब किए. अधिवक्ता का यानी एक पत्रकार ने उनको सवाल पूछा कि संविधान निर्माता कौन है. वो अधिवक्ता को पूछा संविधान निर्माता कौन. तो वो अधिवक्ता ने एक ऐसी जवाब दिया कि देश की जनता संविधान के निर्माता. बार बार उस पर क्रॉस किया गया पत्रकारों द्वारा, लेकिन वो नहीं माना. ये कहने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो संगठन है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 23, 24, 25 को संविधान पे एक डिबेट होने वाला है रेशीमबाग में. और उनका डिबेट संविधान के ऊपर है, मुस्लिम वर्ग पर है. ये सभी उनका खास मुद्दा है माइनॉरिटी, यानी मुस्लिम को हटाओ, ये उनका
एजेंडा है और संविधान का ये जो है प्रियम्बल वगैरह, वो उसके प्रति वो एकदम यानी कठोरता से बात किए कि संविधान निर्माता कौन है। पत्रकार पूछ रहे प्रेस क्लब में, तो देश के नागरिक है, ये जवाब उस एडवोकेट का था। मैं धन्यवाद। मैं आपने इसलिए जो- मैं आपको बताना चाह आपने रहा जो जानकारी दी हाँ, है, और वो 23, 24, 25 को उसका अधिवेशन है, वो एजेंडा तैयार करके नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं। तो वही बता रहे हैं हम लोग कि हम तो नागरिक है। जब पत्रकार भी एक नागरिक है, जब देश के संविधान को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो हमारी कौन सी पत्रकारिता चलेगी, हमारा देश में कौन सा लोकतंत्र बचेगा, ये प्रॉब्लम है। प्रभात प्रकाशन आरएसएस का प्रकाशन है, उसका एक किताब है भागवत जी के हाथों से उसको प्रकाशित किया गया। उसका हेडिंग है सर, भारत का संविधान भारत का या अंग्रेजों का। यानी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फिर अंग्रेजों का नाम लिया जाए, मुगलों का नाम लिया जाए, इस तरीके से शब्दावली प्रयोग करते हैं। आप जो बता रहे हो बहुत आगे चला गया है मामला, और इसीलिए तो हमें सड़क पर आना पड़ रहा है। इसीलिए अब जो परिषद आयोजित कर रहे हैं वहां आने वाला है देवेंद्र फडणवीस। नहीं, उन्होंने नाम लिए है अमित शाह का, अच्छा, योगी जी का। हाँ वो और 3 तारीख को, सॉरी 3 तारीख 23, को 24, परिषद बौद्ध परिषद आयोजित की, हाँ। वहाँ देवेंद्र फडणवीस को बुला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को बुलाया है, उस पर सवाल उठा अब था। देवेंद्र फडणवीस जो है भीमा कोरेगांव के फसाद के मास्टरमाइंड है। देवेंद्र फडणवीस की इंक्वायरी हो रही है आयोग के सामने। सर वो अभी जो विजयादशमी का प्रोग्राम होने वाला है तो उसमें भी वो आने वाले हैं, तो फिर आप क्या करेंगे फिर? हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब तक भीमा कोरेगांव का जांच पब्लिश नहीं होता, उसकी निष्पक्षता से क्योंकि वो आरोपी है। मैं आपको लीगल एस्पेक्ट में बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भीमा कोरेगांव में आरोपी के तौर पर दर्ज किया है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, और सारी यंत्रणा उनके हाथ में थी। अभी उप खास बात- मुख्यमंत्री भी तो है। आरोपी को नहीं आने देना नहीं, चाहिए, हमारा स्टैंड है। दादा, खास बात तो ये है कि जिस दिन भीमा कोरेगांव में ये जो दंगल हुई, तो उस समय में किसी शोरूम का उद्घाटन करने के लिए हेलीकॉप्टर से देवेंद्र फडणवीस जी वहीं से 230 किलोमीटर की दूरी पे थे, वहीं पे, और ऊपर से पथराव हो रहा था, वो कहा जा रहा है। सही बात। 30 किलोमीटर दूरी पे थे भीमा कोरेगांव के। अखबारों की अनुसार कहा जाए तो सैनिक सिंगापुर में बैठे हुए थे, तेल डाल रहे थे। नहीं, एक शोरूम का अखबारों के अनुसार। सर इसमें मगर जो- सारी जानकारी वो जिम्मेदार है। आरोपी व्यक्ति को नहीं आने देना चाहिए, हमारा स्टैंड है। आपने एक इसमें जो तीसरा मुद्दा डाला है कि ईवीएम का, तो ईवीएम का और आरएसएस का क्या संबंध है? आरएसएस तो एक संगठन है, तो फिर ईवीएम और आरएसएस का सुब्रमण्यम स्वामी के यूट्यूब पर ईवीएम को लेकर कई सारे बयान हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ये लोग जीतते हैं, इसीलिए वो कूद गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया। फिर 2014 का चुनाव करवाने के लिए ईवीएम के साथ वीवीपीएटी जोड़ा जाए कहा गया, मगर वीवीपीएटी जोड़ा 0.31 यानी घोटाला को अनुमति दिया। फिर इसको लेकर वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और मई 2017 को केस जीते। फिर बाद में और उन्होंने मनु सिंघवी ने एक और केस डाली, 50% की डिमांड की। यानी पूरा ईवीएम है तो पूरा वीवीपीएटी लगाओ। तो ईवीएम घोटाला से ही सत्ता शासन में वो आए हैं, इसमें डिटेल में वो बात कही गई है। रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस रोकने के पीछे का क्या मकसद था? डीएनए अब अंतिम है, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ब्राह्मीण्स का डीएनए R1A1 है, और इस देश में जिनको 6500 जातियों में डिवाइड किया है उनका डीएनए का नाम है L3MN, तो अलग अलग नाम। अब वो क्या कर रहे हैं, राखीगढ़ी डीएनए जो हुआ उसमें उनका डीएनए नहीं मिला, मगर वसंत शिंदे जो डेक्कन कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल है उसको आगे करके वन साइड बकवास करने का काम किया। अब उनका आने का भी पीरियड मिला, और राखीगढ़ी है बहुत पुरानी 4700 साल पहले, और ब्राह्मीण्स का माइग्रेशन का पीरियड है 4000 साल पहले। जब वो भारत में आए ही नहीं थे तो उनका डीएनए कहाँ से मिलेगा? सर
तुम्ही म्हटलं 3 तारखेच्या बौद्ध परिषदेला तुमचा विरोध असणार आहे. हा. गगन मलिक फाउंडेशनचे प्रत्येक अभिनेते गगन मलिक 84,000 बुद्धांच्या मूर्त्या देशभर वितरित करत आहेत. तुमचं समर्थन त्यांना आहे की तुमचा विरोध आहे? गगन मलिक एक अभिनेता आहे. गगन मलिक भिक्खूच्या वेशामध्ये फिरत आहेत. तर गगन मलिकने देवेंद्र फडणवीस यांना सोबत घेऊन हे मूर्त्या वाटण्याचं काम करण्याचा एक अर्थ असा आहे. साकेत जे अयोध्यामध्ये साकेत आहे त्याच्यावर ज्यावेळेस जेसीबी लावून तोडफोड केला, तिथं बुद्धिस्ट विहार आहे, अशोकाचे 4 विहार आहे, त्यावेळेस गगन मलिक गप आहे. आता गिर सोमनाथ मध्ये 3 मंजिला बुद्ध विहार आहे. असो नरेंद्र मोदीने जाच बनवला त्याच्या रिपोर्ट मध्ये आहे, आर्किओलॉजीच्या रिपोर्ट मध्ये. गगन मलिक चूप आहे. आता जे बुद्धगयामध्ये ब्राह्मणांचा कब्जा आहे त्याच्यावर गगन मलिक चूप आहे. आमचं असं म्हणणं आहे की गगन मलिकवर आम्ही तेव्हा यकीन करू की गगन मलिक बुद्धगयावरती ब्राह्मण महंताचा कब्जा हटवावा आणि हे जे 84 बुद्ध विहार अशोकाने बनवले होते त्याला वाचवण्यासाठी पुढाकार जर गगन मलिक घेत असेल तर तेव्हा समर्थनाचा मुद्दा राहील. आमचा डाऊट आहे, आमची शंका आहे, गगन मलिकला भिक्खूच्या वेशामध्ये वर्ल्ड मध्ये बौद्ध राष्ट्रांना मूर्ख बनवण्याचा कार्यक्रम RSS बीजेपीने हाती घेतलेला आहे. मला म्हणण्याचा तात्पर्य असं आहे का गगन मलिक हा RSS चा त्यांच्या व्यवहारावरून आहे, त्यांचे लिंकअप त्यांच्या सोबत आहे आणि या अजेंड्यावर त्यांनी विरासत वाचवण्यासाठी भूमिका घ्यायला हवी. विरासत वाचवण्याचा संबंध काय आहे? भूमिका घेणे, मंगसनी भूमिका घ्यायला. दीक्षाभूमीवर RSS चा कब्जा आहे, भूमिका घ्यायला. धन्यवाद.